नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब से पाकिस्तान बना है, जो भी उसकी टॉप लीडरशिप तक पहुंचा है, वो उसके लिए एक तरीके से वन वे स्ट्रीट है। वहां से वापसी संभव नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनवाया और उसके बाद किस तरीके से इस दुनिया को छोड़कर गया, वो सबने देखा। उसके बाद लियाकत अली ठाए ठाए कार्यक्रम समाप्त। जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक ने टांग दिया। जियाउल हक खुद के प्लेन में आम की पेटी रखी गई। बेनजीर भुट्टो सड़क पर मार दिया गया। उसके बाद इमरान खान, अभी तक पता नहीं है कि जिंदा है कि मर गया है, कि मानसिक रूप से विकसित है, फिजिकली है, या फिर कुछ और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कार्यक्रम भाई साहब के साथ हो गए हैं। जो भी स्थिति है, क्लियर्ड है, पता नहीं है बहन सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, कोई जानकारी है नहीं उसके बारे में। और उसके बाद अब जो खबर निकल के आ रही है कि आसिम मुनीर भी शायद उसी लाइन है। बात होगी कि क्या अपडेट है आसिम मुनीर के ऊपर, और किस तरीके से सिंध से आजादी की जो क्रांति खड़ी हुई है, तो क्या 54 साल बाद फिर से पाकिस्तान का बंटवारा होने जा रहा है। कम से कम वहां का एक मंत्री तो यही कह रहा है। और किस तरीके से भारत ने न्यू दिल्ली के लिए, जो पूरा का पूरा एनसीआर का रीजन है, उसके लिए खुद का एक इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने की तैयारी कर ली है। सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा होगी। पहली बात आसिम मुनीर की। दरअसल कल एक ट्विटर हैंडल है इस्लामाबाद पोस्ट, वो एक पोस्ट करता है कि हमें हमारे सूत्रों से पता चला हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया और जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बनी हुई है। देखिए, दो चीजें हैं, या तो ये खबर सत्य है, क्योंकि पिछली बार भी इमरान खान की खबर आई थी, अभी तक भी उसकी बहन ने जरूर कहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है वो अभी भी ये कंफर्म नहीं कर रहे कि इमरान खान जिंदा है। वही कह रहे हैं एम्बिग्युइटी की सिचुएशन है, कह नहीं सकते। हाँ, संभावना है कि वो जिंदा भी हो सकता है, मर भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्लोज सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बन गया है, अब अंदर से खबर ला नहीं सकते हैं। स्थिति पाकिस्तान के अंदर यह है, खासकर इमरान के लिए, कि वहां पर कैदी नंबर 804 बोलते हैं। अगर मेन न्यूज चैनल पे आपने इमरान बोल दिया तो वो जो आईएसआई का डाला होता है ना, नीचे आके खड़ा हो जाता है, भाई साहब आओ गाड़ी में बैठते हैं, तुम्हें सैर करा के लाते हैं, वो स्थिति है। तो उस क्लोज सिस्टम में से खबरें निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक पोस्ट है इसकी तरफ से आया कि आसिम मुनीर को हार्ट अटैक आ गया है। देखिए, पहली बात, हो सकता है ये प्लांटेड न्यूज हो, निश्चित तौर पर हो सकता है प्लांटेड न्यूज हो। अगर ये प्लांटेड न्यूज है तो ये निश्चित तौर पर इसलिए की गई है कि जो रैंक एंड फाइल्स हैं आर्मी की या फौज की या पाकिस्तान में, एक कियोस वाली सिचुएशन क्रिएट की जा सके, क्योंकि वहां अफरा तफरी मच जाए, कुछ लोग निकल के सामने आए कि हाँ भैया अब मर गया, ये फट गया कार्यक्रम, या उस स्थिति में है, तो वो अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। और जो एक पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक कह सकते हैं कियोस की सिचुएशन, या एक तरीके से कह सकते हैं जो पावर सत्ता को ग्रैब करने की जो लालसा है, उसमें कहीं ना कहीं इनफाइटिंग हो जाए, ये भी प्रयास हो सकता है। और ये खबर सही भी हो सकती है। खबर सही इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से आसिम मुनीर सर्वशक्तिमान हो गया है, तो बहुत लोग उससे खुश नहीं है। कुछ लोग जो पाकिस्तान से ही कोट कर रहे हैं, या मतलब पाकिस्तान को बहुत तरीके से समझते हैं, वो ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक बड़ा आर्मी का अधिकारी, उसकी हालत खराब हुई है, वो रावलपिंडी के हॉस्पिटल में निश्चित तौर पर एडमिट हुआ है अभी। लेकिन वो ये बोलने में अक्षम है कि वो आसिम मुनीर ही है या कोई और है। लेकिन हां, वो इतना सिक्योरिटी व हाइप अप कर दी गई है कि आसपास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आसिम मुनीर भी हो सकता है, और भले ही हार्ट अटैक ना हो, लेकिन हो सकता है कि जैसे एंजाइटी अटैक हो जाता है ना, या थोड़ा सा आदमी ठीक नहीं फील कर रहा होता, वो स्थिति हो सकती है कि शायद उसके साथ हो गई हो और इसलिए वहां एडमिट कराया गया। और मैंने पहले भी कहा था कि आसिम मुनीर के साथ भी एक दिन आएगा, उसके प्लेन में भी कोई आम की पेटी रखेगा, वो भले ही ना हुआ हो। लेकिन अगर ये सही में आसिम मुनीर है और सही में उसकी तबीयत खराब है, तो ये मानकर चलिए जो लोग उससे खुश नहीं है ना, एक बड़ा वर्ग है। फैज हमीद, इमरान खान के साथ उसे निपटाया ना, तो उसके लॉयलिस्ट तो होंगे सिस्टम में। नदीम अंजुम, जो आईएसआई का हेड था, जो अब गायब बताया जा रहा है, जो नवाज शरीफ का खास माना जाता है, तो भैया वो भी 3 या 4 साल के लगभग आईएसआई का हेड रहा, उसने भी एक बड़ा सिस्टम क्रिएट किया होगा। और जो नीचे लोग जो ये मानकर चल रहे हैं, सीडीएफ भी तुम, आर्मी चीफ भी तुम,
अब क्रिप्टो काउंसिल भी तुम चलाओगे, सारा काम तुम, तो वो भी कहीं ना कहीं से परेशान होंगे। तो हो सकता है उन्होंने ही इसका गेम बजा दिया हो, तो हो सब संभावनाएं हैं। और पाकिस्तान इतना क्लोज सिस्टम है कि उसमें आप बता पाना मुश्किल है। अब ये हार्ट अटैक है, एंजाइटी अटैक है, या फिर प्लांटेड न्यूज है, ये मुझे नहीं लगता कि कभी सही प्रारूप में सामने निकल के आ पाएगी। लेकिन इसने एक बहस को तो जन्म दे दिया है कि क्या आसिम मुनीर को अपने ही लोगों से खतरा है क्या? क्या वहीं से अब जो लोग हैं वो इसके खिलाफ खड़े होंगे क्या? और वही लोग कहीं ना कहीं पीछे बैकस्टेप कर सकते हैं। अब जो भी होगा, अगर भविष्य में कुछ निकल के आएगा तो निश्चित तौर पर साझा करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है उससे निश्चित तौर पर जो आसिम मुनीर है, एंजाइटी अटैक तो आना बनता है, नहीं भी आया तो आना बनता है। सबसे पहली बात, जो खुर्रम एजेंसी है वहां पर इनका जो बटालियन हेडक्वार्टर है, जो फ्रंटियर फोर्स जिससे खुद आता है आसिम मुनीर, उसके ऊपर टीटीपी वालों ने धावा बोल दिया। और वहां पर खबर है अब तक कि 25 जो सिपाही हैं, जो अधिकारी रैंक के लोग हैं, उनको निपटा दिया बटालियन हेडक्वार्टर में, जहां 650 से 900, 600 से 900 1000 तक सैनिक वहां होते हैं, वहां पर घुसे और इतने लोगों को कार्यक्रम समाप्त। तो आप समझिए, टीटीपी ने मात्र नवंबर के अंदर 295 छोटे बड़े अटैक किए हैं और 730 कैजुअलिटी उनके हिसाब से जो पाकिस्तानी साइड है उसमें हुई है। तो किस हद तक खूनी रहा ये महीना, ये समझ सकते हैं। और बहुत लोग कहेंगे टीटीपी वाले, बलोच वाले तो लगे रहते हैं, इनका क्या है। लेकिन अब जो असली दिक्कत है वो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम है वहां से निकल के आ रही है। सिंधु कल्चर डे एक मनाया जाता है हर साल, तो 7 दिसंबर को वही सिंधु कल्चर डे मनाया जा रहा था कराची के अंदर। वहां पर जो जीए सिंध मुत्ताहिद एक संगठन है, वो सिंधु देश का जो सिंधु है उसको मना रहा था। और अचानक से देखते देखते वो जो पूरा प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो जाता है और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आजादी के नारे लगने लगते हैं। और ये मांग उठने लगती है कि भैया, अब तक तो ये कहा जाता था कि भैया बलोची मांग रहे हैं, पश्तून मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, थोड़ा बहुत पीओके में चल रहा है। अब तो जो आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रीजन है सिंध, जो अब तक सबसे अपेक्षाकृत शांत था, वहां से आजादी की मांग उठने लगी है। और ये कब होता है? ये जब होता है जब कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी एक बात कह देते हैं, अरे क्या है, सीमाएं तो बदलती रहती हैं, हमारी जो पहचान है वो तो सिंध से ही है, वहीं से वो उनकी और हमारी जो कल्चर है वो साझा कल्चर है। और बॉर्डर तो चेंज होते रहते हैं। उसके ठीक बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत करवा रहा है या राजनाथ सिंह जी का कोई संबंध है, हो सकता है उन लोगों ने इंस्पिरेशन ले ली हो सकता है उन लोगों को अचानक से याद आया, हाँ भाई राजनाथ सिंह जी तो सही बात कह रहे हैं, तो भैया हमें भी ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो जिस तरीके से वॉयलेंट प्रोटेस्ट वहां पर जिस व्यापक स्तर पर हो रहे हैं, और कराची जो ये कहा जाता है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 40 से 50% जहां से आता है, अगर वहां ये स्थिति हो जाए तो भैया एंजाइटी अटैक तो आने बनते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो एग्जाइल्ड चेयरपर्सन है सिंधु देश के, शफी बुरफत, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस हमें रिकॉग्नाइज करे और भारत का धन्यवाद कहा कि आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि जो सिंध है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो माफ कीजिएगा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर इसके से पाकिस्तान के अंदर ये चीजें शुरू हो जाएंगी तो आप समझिए दिन बहुत बेहतर नहीं है। और इसी से डरकर अब पाकिस्तान में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, और वो बहस ये है कि क्या पाकिस्तान के और टुकड़े किए जाने चाहिए क्या इंटरनली। अब खबर ये आ रही है, जो वहां के जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो लगभग वहां 5 प्रोविंसेस थे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये सारा का सारे 5 प्रोविंसेस थे। जब उन्हें ये लगा कि बंगालियों की मांग उठने लगी है, बंगाली खूब असर्ट करने लगे हैं, तो वो 1 यूनिट स्कीम लेके आए 1955 में कि भैया ईस्ट पाकिस्तान एक, वेस्ट पाकिस्तान एक। वो भी नहीं चला। उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया, इन्होंने वापस से 5 जो राज्य जो थे स्टेट वही रखे आपके वेस्ट पंजाब में, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद अब ये मांग उठ रही है कि भैया ये लोग ना धीरे धीरे सिर उठा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं हम तो पश्तूनिस्तान बनाएंगे,
बलोच कह रहे हैं हम बलूचिस्तान बनाएंगे, सिंधी कह रहे हैं हम सिंधु देश बनाएंगे, पीओके वाले अलग बात करते हैं। पंजाब में भी जो साउथ पंजाब है, जो सराइकी हैं, वो अपने आप को पंजाबी नहीं मानते, मतलब वो उनसे अलग मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि हमें अलग चाहिए। तो जिस तरीके से धीरे 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 आजादी की मांग उठ रही है हर प्रोविंस से। भैया भारत में तो कोई कश्मीर में एक दो कोई बात कर लेता होगा, नॉर्थ ईस्ट में कोई थोड़े बहुत इंसर्जेंस ग्रुप होंगे, इतना है। वहां तो हर राज्य के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर आजादी की मांग ना उठ रही हो, हर राज्य से आजादी की मांग उठ रही है। अब वहां बात यह हो रही है कि इन राज्यों को भी और बांटा जाए, और ये एक तरीके से फाइनल नेल इन द कॉफिन होगी पाकिस्तान की। निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान ने ये किया तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा बांग्लादेश के बाद, आप ये मानकर चलिए निश्चित तौर पर। वहां का जो फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है अब्दुल अलीम खान, उसने ये प्रपोजल दिया है, उसने ये बात रखी है कि 28वीं तरमीम, जो 28वां संशोधन है, उसके माध्यम से चर्चा ये चल रही है कि इन जो खासकर उसमें 4 उसने स्टेट बताए हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब, कि इनको बाइफरकेट या ट्राइफरकेट किया जाएगा। अब कहीं तो बहुत सारी न्यूज पोर्टल्स तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 3 राज्य बनेंगे। एक जगह मैं पढ़ रहा था हर एक में से 3-3 राज्य बनेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए जिस तरह का अटर केओस पाकिस्तान के अंदर होगा, आसिम मुनीर तो छोड़िए, उसके बाप दादा पुरखे सब जोड़ लगा लें, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पहली बात, आप एक एक राज्य के 3-3 राज्य में टुकड़े करेंगे, आपके पास क्या इतना खर्चा है, इतना पैसा है क्या? आप कटोरा लेके तो हर जगह जाते हैं कि आपको नया स्टेट बनाएंगे, उसकी स्टेट कैपिटल बनाएंगे, फिर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए वहां पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। क्या वो स्थिति पाकिस्तान के अंदर है? निश्चित तौर पर नहीं है। उसके बाद जब आप सिंधियों के, मान लीजिए सिंध है, आप उसे बांटेंगे 1 या 2-3 राज्य जितने उसके बनाने हैं, उसके बाद क्या वो सिंधी ये नहीं कहेंगे कि तुमने हमारे ही देश को बांट दिया, हमारे खिलाफ तुम ये साजिश कर रहे हो? ये तो ये सोच रहे हैं कि हम सिंध बांट देंगे और ये आपस में लड़ेंगे, फिर हम हमारी जान छुटेगी। हमसे नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे कि कौन कराची रखे, कौन हैदराबाद रखे, कौन क्या रखे, या बलोची आपस में लड़ेंगे या पख्तूनख्वा आपस में लड़ेंगे ना, वो और मुखर होकर तुमसे लड़ेंगे कि तुमने हमारा घर कैसे बांट दिया। जैसे आजादी के आंदोलन में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब जिस तरीके से भारत उठ खड़ा हुआ, बंगाल उठ खड़ा हुआ कि तुम हमारा डिवीजन कर रहे हो, वही स्थिति होगी यहां पर। ये टेक्निकली स्ट्रेटेजिकली बहुत कमजोर है, उन्हें लगता है हम बांट देंगे आपस में लड़ जाएंगे। नहीं, वो और एक होकर उन्हें और एक और कारण मिलेगा। अब तक तो सिर्फ फौज थी वो कारण, अब वो एक और कारण दोगे तुम उन्हें, और वो जिस तरीके से तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे उसको शायद ये लोग नहीं संभाल पाएंगे और ये समझ नहीं पा रहे। और आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजी ये है, या इन सिस्टम की स्ट्रेटेजी ये है कि भैया इमरान खान तो निपटा दिया, अगर सिंध को बांट दें तो जो जरदारी की पार्टी है पीपीपी, इसे भी कमजोर कर देंगे, मान लीजिए भविष्य में ये खड़े हो जाएं। अगर हम पंजाब को बांट देते हैं तो पीएमएलएन जो उसका गढ़ है उसको हम बांटने में कामयाब रहेंगे। तो ये हमेशा हमारे मोहताज रहेंगे, कोई भी अपने दम पर एक बड़ा नंबर लेकर नहीं आ पाएगा पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, और फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे इन्हें करेंगे। लेकिन पीपीपी ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सिंध का मुख्यमंत्री कह रहा हो नहीं सकता, ये मत कर देना। पंजाब में भी ये स्थिति है, और अपनी उस आइडेंटिटी के साथ सिंधी और ज्यादा यूनाइटेड होंगे, बलोची और यूनाइटेड होंगे, पश्तून और यूनाइटेड होंगे, और ये बात ये समझ नहीं रहे हैं। इसलिए ये करें, भारत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं तुम 3 टुकड़े नहीं 10 टुकड़े करो भाई, और इजी हो जाएगा। छोटे 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 बना दो, एक हर जिले को राज्य बना दो, और इजी हो जाएगा ना एडमिनिस्ट्रेशन करना। अगर ये हो गया तो आप समझिए भारत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अभी तो जंगलों में, पहाड़ों में लोग लड़ रहे थे, अब कराची की सड़कों तक आ गए हैं। जल्दी ही इस्लामाबाद के जो पार्लियामेंट है ना, जो लाहौर है ना, वहां की सड़कों पर आपको ये चीजें दिखाई देंगी अगर हो जाता है। खैर, जो भी होगा, पाकिस्तान से जो भी डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ निश्चित तौर पर साझा करूंगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भारत से आ रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन्स का अटैक किया, जिस तरीके से वो लगातार हमले कर रहा था, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम
A1 100% स्ट्राइक रेट, कोई भी चीज भारत में नहीं आ गई, मतलब लाइव एम्यूनिशन तो नहीं गिरा, डेबरी गिर गई वो चीज अलग है। अब और उसके बाद उन्होंने तरीके से फतेह मिसाइल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उन्होंने लॉन्च की, तो भारत उससे सबक ले रहा है। और भारत ने सिर्फ उससे सबक नहीं लिया बल्कि अमेरिका को भी गच्चा दे दिया। भारत के साथ इस करार में था कि 2 से 3 बिलियन डॉलर में एक एयर डिफेंस सिस्टम दिल्ली और जो उसका रीजन है एनसीआर है उसके लिए वो लेना चाह रहा था। उसका नाम था नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, नेसेम्स 2 करके वो था, वो उसे लेना चाह रहा था। 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास की उसकी कॉस्ट पड़ने वाली थी। उसके अंदर एमरेम मिसाइल्स और बहुत सब कुछ था कि भैया हम ये लेंगे और मान लीजिए कोई ड्रोन आता है, लॉइटरिंग एम्यूनेशन आता है, मिसाइल आती है, कुछ भी है, हम उसे मार के गिराएंगे। और अमेरिका ने ये कहकर बेचा कि भैया ये तो बहुत अच्छा है, व्हाइट हाउस की भी सुरक्षा ये करता है, वॉशिंगटन डीसी की भी सुरक्षा ये करता है, और लगभग वो करार तक पहुंचने वाले थे। और अमेरिका ये मानकर चला था ये तो हो गया है, मतलब वो अपने शुरू होने वाला था कार्यक्रम। लेकिन जिस अमेरिका भारत के साथ खेल रहा है, अब थोड़े बहुत चिप्स तो भारत के हाथ में भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे। भारत ने कहा ऐसा है, छोड़ दो, रहने देते हैं, नहीं करते हैं, हम अपना खुद का इंडिजीनियस जो मल्टीलेयर्ड इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स है, हम उसे बनाएंगे। अब भारत अब उसको लेकर 2026 पूरे दिल्ली में उसे डिप्लॉय करने के प्लान में है कि हमें नहीं चाहिए नेसेम्स 2, हम भारत का खुद का इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम दिल्ली के ऊपर लगाएंगे, जो इसका 50% कॉस्ट पे पड़ता है, जिसमें QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसके अलावा डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं, प्रोजेक्ट कुशा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें इंटीग्रेट कर जो दिल्ली और उसके आसपास का रीजन है शुरू में, वहां पर इसे लगाने का प्रयास है। उसके बाद मुंबई है, चेन्नई है, आपका चंडीगढ़ है, अमृतसर है, जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसके ऊपर भी इसे डिप्लॉय किया जाएगा। अभी जब बॉर्डर पे ये कार्यक्रम चला था तो S-400 है, आकाश है, शिल्का है, बहुत सारी चीजें हैं, पुराने जो सिस्टम्स है उनमें AI को इंटीग्रेट करके हमने बॉर्डर पर ही सब कुछ रोक दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब खतरा हो गया है, खासकर ये फरीदाबाद वाला जो फिएस्को हुआ है, जब ये समझ आया कि ये दिल्ली के अंदर भी ड्रोन या मिसाइल जो छोटे रॉकेट्स हैं उसको लॉन्च कर सकते हैं किसी और रिमोट लोकेशन से, तो ये भी अब ये बहुत जरूरी हो गया है। तो भारत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो 50% एक तरीके से कॉस्ट पर है उसको डिप्लॉय करने जा रहा है, खुद के इंडिजिनस सिस्टम के साथ डिप्लॉय करने जा रहा है। और बड़ी बात यह है, अगर इसे अच्छे से डिप्लॉय कर दिया जाता है, बेहतर रिजल्ट आता है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और भारत किसी अमेरिका पे, किसी विदेशी जो देश है उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मान लीजिए अटैक हो जाता है कल पाकिस्तान से, चाइना से कोई कार्यक्रम होता है, और चाइना ऐसा तो नहीं है कि ड्रोन या मिसाइल भेजेगा, वो 1-2 भेजेगा, वो तो कई 100 में भेजेगा ना, भेजेगा। भारत वहां फटाफट वॉशिंगटन को फोन मिलाएगा, अरे वो साहब वो उसकी मिसाइल दे देना, उसका एम्यूनेशन दे देना। वॉशिंगटन कहेगा अरे हाँ हाँ कर रहे हैं, अभी हफ्ते भर में भेज रहे हैं, 4 दिन में भेज रहे हैं। फिर कोई टर्की जैसा देश बीच में आ जाएगा, अरे नहीं एयर स्पेस में से नहीं जाना, फिर प्लेन वापस चला जाएगा। अभी अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा ही हुआ ना। तो उन पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए भारत ने कहा ठीक है, हो सकता है कि और ऐसा है नहीं, मान लीजिए उससे बहुत अच्छा रिजल्ट ना आए, मतलब 90% रह जाए उसका, मान लीजिए वो 100 मिसाइल गिराता, भारत 90 गिराएगा, कॉस्ट है, सिस्टम है, जितना चाहे एम्यूनिशन डेवलप कर सकते हैं। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम निश्चित तौर पर आज के समय में दुनिया में सबसे बेहतर है। शायद इसीलिए इजराइल वाले आयरन डोम जब सफल नहीं हो पाया, उस तरीके से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिए उसने ईरान के खिलाफ, तो भारत के पास आता है कि आइए आपने कैसे किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं कि आप भी अपनी एक्सपर्टीज दीजिए और हम भी अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। क्योंकि हमने जो भी गिराया ना वो 1/10 ऑफ कॉस्ट पे गिराया है। $1 मिलियन की एक मिसाइल नहीं थी कि भैया वहां 250 रुपए का, वो 2500 रुपए का ड्रोन आ रहा है और यहाँ $1 मिलियन की मिसाइल उड़ रही है ना। यहाँ 100-150 रुपए की जो बुलेट आती है ना उससे मारे गए हैं, वो तक सिस्टम है। तो खैर अब दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी और सभी शहरों में इसे डिप्लॉय किया जाएगा और इसकी टाइमलाइन सेट है कि 2026 तक इसे डिप्लॉय कर लिया जाएगा। अब इसके ऊपर
भी डेवलपमेंट होगी वो भी लेके आते रहेंगे, पाकिस्तान से भी जो खबरें आएंगी वो भी लेके आते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान एक परमानेंट सर्कस आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान है, और फुल एंजॉयमेंट वहां से आता है। और जब वो थोड़ा सा पजामे से बाहर निकल जाता है तो भारत वापस उसे पजामे में डाल देता है। तो आपके लिए एक परपेचुअल जो एंटरटेनमेंट है वो पाकिस्तान से निश्चित तौर पर आता रहेगा, और भारत में भी जो भी डेवलपमेंट होगी वो साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।